दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे होंगे कितनी बार रिपीट हुआ है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर नीचे समझाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इन्होंने जब हाइब्रिड क्रॉस करवाया था एक टॉल मतलब एक लंबे पौधे का एक बौने पौधे से अगर F1 पीढ़ी में अगर आप जाएंगे तो ये बड़े पौधे का प्रभावी लक्षण देखने को मिलेगा। F1 पीढ़ी में बड़े पौधे का प्रभावी लक्षण देखने को मिलेगा। तो यहाँ से बड़े पौधे का अगर हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस एक वाले कैपिटल टी से फिर से बनाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसका दूसरे वाले से कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। मतलब सभी प्रभावी लक्षण कैपिटल टी को डिनोट करेंगे। सभी प्रभावी लक्षण कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, मतलब सभी लंबे पौधे होंगे। लेकिन दोस्तों अगर F2 पीढ़ी में जाएंगे, यहाँ से F2 पीढ़ी का निकालेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक टॉल मतलब एक बौना पौधा भी देखने को मिलेगा। अगर F2 पीढ़ी वो नहीं कराते तो क्या होगा दोस्तों, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। वह अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते, मतलब अप्रभावी लक्षण भी देखने को F2 पीढ़ी में मिलता है। बौना पौधा भी देखने को मिलता है, उसी को बोला जाता है अप्रभावी लक्षण। बौने पौधे को अप्रभावी लक्षण बोला जाता है। और जो आगे होता है, अगर कैपिटल टी मान लीजिए, एक कैपिटल टी है स्मॉल टी, ये प्रभावी लक्षण होगा, स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण होगा। तो ये स्मॉल टी डबल मिलेगा ये F2 पीढ़ी में, इसको याद रखिएगा। इसका पूर्ण रूप से व्याख्या यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। और एक चीज़ और, जीनोटाइप और फिनोटाइप जो अनुपात है यहाँ पर दिया गया होगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है और जीनोटाइप अनुपात दोस्तों 1:2:1 होता है। फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है, जो कि F1 पीढ़ी में देखने को मिलेगा। यह F1 पीढ़ी में या दोस्तों F2 पीढ़ी में देखने को मिलेगा। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात देखने को मिलेगा। फेनोटाइप अनुपात की बात करें, अगर F1 पीढ़ी का हम निकालेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी का अगर हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रभावी लक्षण जो आगे होता है वो प्रभावी लक्षण होता है कैपिटल टी, मतलब सभी लंबे पौधे होंगे, सभी लंबे पौधे होंगे। आगे जब हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से का हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों लंबा पौधा, 1 हो जाएगा दोस्तों बौना पौधा। 3:1 का इसका हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप अनुपात मिलेगा। उसके आगे अगर दोस्तों जीनोटाइप अनुपात की बात करें तो हो जाएगा 1:2:1। ये दोनों अनुपात दोस्तों पेपर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात ये दोस्तों पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंडल के हाइब्रिड क्रॉस में ये दोनों पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धात्विक ऑक्साइड पानी में घुलनशील है। धात्विक ऑक्साइड दोस्तों जो मेटल होते हैं, मेटल के जितने भी मेटल होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन अगर ऑक्साइड ग्रुप की बात करें, क्षारीय माध्यम की बात करें, क्षारीय माध्यम की, तो कुछ ऑक्साइड के ग्रुप हैं, कुछ ऑक्साइड हैं जो कि दोस्तों पानी में घुलनशील हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड जल में पोटेशियम ऑक्साइड का बना लेता है। दोस्तों बेरियम है, बेरियम ऑक्साइड बना देता है। कैल्शियम है, कैल्शियम जल के साथ घुलकर कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड दोनों, कैल्शियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड दोनों। और कौन कौन से धात्विक हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। कॉपर ऑक्साइड हुआ, सी यू होगा, यह जल में घुलनशील नहीं होगा। Al2O, अल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, ये जल में घुलनशील नहीं होगा। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, आयरन ऑक्साइड हुआ, यह भी जल में घुलनशील नहीं होता है। ये दोनों, ये सब याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों कुछ हैं, उसका NCERT में दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। जल में घुलनशील मुख्य धात्विक ऑक्साइड, जल में घुलनशील मुख्य धात्विक ऑक्साइड यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे दोस्तों सोडियम ऑक्साइड हुआ Na2O, पानी में घुलकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं।
और दोस्तों बात करें पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल में कैल्शियम ऑक्साइड को दोस्तों बिना बुझा चूना कहा जाता है, ये जल में घुलकर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं। बेरियम ऑक्साइड हुआ, यह भी जल में घुलनशील होता है कुछ मात्रा में यह भी जल में घुलनशील होता है। तो ये सब दोस्तों नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई जल में घुलनशील नहीं होता है, जैसे आयरन ऑक्साइड हुआ, एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ और कॉपर ऑक्साइड हुआ, ये सभी ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में बहुत बार पूछता है। और दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और कोई अगर जिस टॉपिक से आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए या फिर स्टैटिक जीके आप लोगों को चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट करके कह सकते हैं। और दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी में बहुत बार पूछा गया, आरआरबी जेईई में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं? डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है दोस्तों पॉलीसेकेराइड। एक मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो चलिए पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे हमने लिख रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डाइसेकेराइड के उदाहरण ये सभी हैं। सुक्रोज भी है, लैक्टोज भी है, माल्टोज भी है। ये तीनों दोस्तों डाइसेकेराइड के उदाहरण हैं। तीनों डाइसेकेराइड के उदाहरण दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा नीचे इसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे दोस्तों मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड एक एकल शर्करा मतलब सरल शर्करा वाला ग्रुप होता है। मोनोसेकेराइड एक शर्करा वाला ग्रुप होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और ग्लैक्टोज हो गया। ग्लूकोज का काम क्या होता है? सबसे आम शर्करा, रक्त शर्करा के रूप में जाना जाता है। ग्लूकोज को रक्त शर्करा के रूप में जाना जाता है। फ्रक्टोज को बोला जाएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फलों में पाई जाने वाली मीठी शर्करा को फ्रक्टोज कहा जाता है। ग्लैक्टोज किसे कहेंगे? दूध में लैक्टोज का हिस्सा, दूध में पाए जाने वाला लैक्टोज होता है, जिसे ग्लैक्टोज नाम से जाना जाता है। इन तीनों के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ऐसा कंटेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा इस एक क्वेश्चन के साथ। डाइसेकेराइड की बात करें, डाइसेकेराइड क्या होता है? 2 शर्करा वाला अणु होता है। मोनोसेकेराइड 1 शर्करा वाला होता है, डाइसेकेराइड 2 शर्करा वाला होता है। अब पॉलीसेकेराइड दोस्तों 3 से अधिक कई शर्करा वाला ग्रुप होता है। बहुत हार्ड जटिल इसकी श्रृंखलाएं होती हैं। तो डाइसेकेराइड की बात करें, सुक्रोज हो जाएगा,